हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली हेडलाइन है हमारी, वो है मांग के सामने कम पड़ा दवाइयों का कच्चा माल। देखिए, जो दवाइयों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो उसकी भी एक लिमिट होती है। इंडिया ने जो स्टॉक कर रखा था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि पहले जो उत्पादन होता था वो 10,000 के करीबन, अगर हम देखा जाए तो किसी दवाई का उत्पादन 10,000 के करीब डेली होता था, जो अब बढ़ाकर 3.5 लाख लगभग कर दिया गया है। तब जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक था वो ख़त्म होना लाजमी था। अब दूसरे जो कच्चे माल के लिए जो भारत है वो दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन अब उन देशों में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं, इसलिए कच्चे माल की आपूर्ति को रोका गया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने इस महामारी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली तकरीबन अधिकांश वैक्सीन और जरूरी दवाइयों के कच्चे माल की कमी पैदा कर दी है। कुछ दिन पहले भारत को वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने का वादा करने वाले अमेरिका ने भी अब चुप्पी साध ली है। दूसरी तरफ भारत में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की मांग में कई गुना वृद्धि होने से इसे बनाने वाली कंपनियों के लिए भी कच्चे माल की समस्या पैदा हो गई है। जिन देशों में कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का निर्माण होता है, वहाँ की सरकारें भी भयावह स्थिति को देखते हुए अब ज़्यादा सतर्क हो गई हैं। तमाम देश चिकित्सा सामग्रियों को एकत्रित कर रहे हैं। वैसे तो भारत का विदेश मंत्रालय के अधिकारी कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति में मदद के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन इसकी किल्लत दूर होती नजर नहीं दिख रही। भारत की मांग अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है, जिसने समूचे फार्मा उद्योग के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेमडेसिविर का घरेलू उत्पादन एक महीने में 10,000 से बढ़कर तकरीबन 3.5 लाख डोज रोजाना हो चुका है। फिर भी घरेलू मांग पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी निर्माता कंपनी ग्लिड साइंसेज ने पहले ही कहा था कि वह 4.5 लाख डोज भारत को देगी। उसकी तरफ से अभी तक 1.75 लाख डोज ही भारत आ पाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना संक्रमण में थोड़ी कमी पर मौतें अधिक। कोरोना संक्रमण में लगातार दूसरे दिन गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। जो केसेस पहले 4 लाख रोजाना निकल रहे थे, अब वो 3.5 लाख तक आ गए हैं, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा 3500 था वो अब 4,000 से ज़्यादा हो चुका है। तो कोरोना महामारी से होने वाली मौतें अब भी चिंता का कारण बनी हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के अनुसार नए मामलों में कमी आने के कुछ दिनों बाद मौतों की संख्या घटेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,55,338 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि इससे संक्रमित होने वाले नए मरीजों की संख्या 3,44,216 रही है। हालांकि कोरोना मरीजों की संख्या भले ही दूसरे दिन कम हुई हो, लेकिन इससे 4,205 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि डीआरडीओ खरीदेगा 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम, और इसको खरीदने के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत 322.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महामारी की दूसरी लहर से ऑक्सीजन की भारी कमी की चुनौती से उबरने के लिए प्रधानमंत्री केयर फंड्स ने डीआरडीओ को 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। छोटे सिलेंडर वाले इस ऑक्सी केयर सिस्टम से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कोरोना मरीजों को गंभीर स्थिति में जाने से बचाया जा सकता है। इन 1.5 लाख ऑक्सी केयर सिस्टम की खरीद के लिए पीएम केयर्स ने डीआरडीओ को 322.5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ द्वारा विकसित इस ऑक्सी केयर सिस्टम की खरीद के लिए प्रधानमंत्री केयर्स से मिली मंजूरी की घोषणा की है। डीआरडीओ के मुताबिक ऑक्सी केयर सिस्टम SpO2 पर आधारित ऑक्सी सिस्टम है, जो मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की समस्या को दूर कर उसे बेहद नाजुक हालत में पहुंचने की स्थिति से बचाने में मदद करती है। ऑक्सी केयर का यह सिस्टम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों रूपों में उपलब्ध है। पीएम केयर्स फंड ने डीआरडीओ को 1 लाख ऑटोमेटिक और 50,000 मैनुअल ऑक्सी केयर सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका। सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने ने अपने अमेरिकी समकक्ष जनरल जेम्स C मैकॉनविले से टेलीफोन पर बात की है। दोनों देशों के बीच चर्चा द्विपक्षीय सैन्य संबंधों में मजबूती तथा कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने पर केंद्रित रही है। अधिकारियों ने बताया है कि नरवाने और मैकॉनविले ने उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर दोनों
सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर बात की है। उन्होंने कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने पर भी चर्चा की है। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल जेम्स से टेलीफोन पर बात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की है। हालांकि देखिए, इसमें जो अभी क्वाड के तहत जो अभी गठबंधन बना है उसमें चीन को जो परेशानी हो रही है उस पर भी चर्चा बताई गई है। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है जिसमें चीन अपना दबदबा मानता है और उसमें दखल अंदाजी करता रहता है, उसमें कई कई निर्माण करता रहता है, तो इस पर भी अमेरिका और भारत के बीच बात हुई है। सरकार बनाने का दावा पेश करेगी नेपाली कांग्रेस। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद नई सरकार के गठन की कवायद में नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद अपने पास रखने का फैसला किया है, जबकि मंत्रिपरिषद के अन्य पद सहयोगी दलों को दिए जाएंगे। नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा में 61 सदस्य हैं। राजनीतिक दलों को गुरुवार तक सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना है। मंगलवार को शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में आयोजित नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक में सरकार बनाने का फैसला किया गया था। इसके बाद देउबा ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड और जनता समाजवादी पार्टी के नेता उपेंद्र यादव के साथ बैठक कर सरकार बनाने के तरीकों पर चर्चा की है। प्रचंड ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी पीएम पद के लिए देउबा का समर्थन करेगी, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी में इस पर मतभेद है। पार्टी के नेता महंत ठाकुर देउबा के समर्थन के लिए तैयार नहीं हैं। पार्टी के एक अन्य नेता बाबूराम भट्टराई ने ट्वीट किया है कि नया प्रधानमंत्री कोई नया राजनीतिक व्यक्ति बनना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अमेरिका के साथ काम कर रहा है भारत के साथ काम कर रहा है अमेरिका। व्हाइट हाउस। अमेरिका कोविड-19 वैश्विक महामारी की अप्रत्याशित दूसरी लहर के दौरान लगातार पैदा हो रही जरूरतों को लेकर भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी सरकार ने अब तक $10 करोड़ मूल्य की सहायता सामग्री दी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी $40 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त सहायता सामग्री दान की गई है। यानी भारत को कुल $50 करोड़ की सहायता सामग्री भेजी गई है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मौजूदा संकट में लगातार पैदा हो रही ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब देखिए, ये सबसे सोचने वाली बात है कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, चीन, पाकिस्तान तक इस समय भारत की स्थिति को समझ रहे हैं और उसके साथ कार्य करने को तैयार हैं, लेकिन जो हमारा सरकारी महकमा है वो शायद इस स्थिति को उतना गंभीर ढंग से नहीं ले रहा है, तभी अभी भी उतनी जागरूकता नहीं बढ़ाई जा रही है। आप पेपर देखें और अगर आप न्यूज़ देखें तो आपको कहीं ना कहीं अव्यवस्था दिखती है। लोग आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, इंजेक्शन नहीं है, तब भी भारत सरकार स्थिति को सामान्य और नियंत्रण में कैसे बता रही है, ये सोचने वाली बात है। भारत में मिले वेरिएंट का समाधान ढूंढ रहे हैं, ये बोला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुधवार को कहा कि भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट से उनके देश में चिंता बढ़ रही है। देश का स्वास्थ्य विभाग इस वेरिएंट का हर संभव समाधान तलाश रहा है, क्योंकि इससे इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री ने साप्ताहिक सवालों के सत्र में एक सवाल पर जॉनसन ने कहा कि यह पिछले साल पहली बार केंट काउंटी में पाए गए प्रभावी वेरिएंट से भी ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। प्रधानमंत्री से भारत में पाए गए कोरोना वायरस के B.1.617 वेरिएंट के बारे में पूछा गया था, जिससे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी वायरस का चिंताजनक स्वरूप करार दिया है। और इसमें एक सबसे जो एक क्वेश्चन निकल कर आया है कि संसद के निचले सदन को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अर्थव्यवस्था को निर्यात का सहारा। चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 की पहली तिमाही, जो कि अप्रैल से जून के बीच होती है, कि विकास दर को इस बार निर्यात का सहारा मिलने की उम्मीद है। कोरोना की वजह से घरेलू स्तर पर कई वस्तुओं की खपत भले ही कम हो रही हो, लेकिन वस्तुओं की निर्यात मांग में तेजी बरकरार है। मई के पहले सप्ताह में निर्यात में मई
2019 की समान अवधि के मुकाबले 9% की बढ़ोतरी रही है। इस साल अप्रैल के निर्यात में वर्ष अप्रैल 2019 के मुकाबले 16% का इजाफा हुआ था। निर्यातकों के मुताबिक वैक्सीन अभियान की वजह से कोरोना पर काबू पाने में सफल होती अमेरिका, चीन व ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से इस साल वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका फायदा भारतीय निर्यात को मिलने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के हालिया अनुमान के मुताबिक वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में इस साल 8% की बढ़ोतरी होगी। 2021 में उत्तरी अमेरिका से वस्तुओं की मांग में 11.4% का इजाफा होगा। यूरोप और दक्षिण अमेरिका के आयात में 8% की बढ़ोतरी का अनुमान है। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि वैश्विक आयात की अधिकतर मांग की पूर्ति एशिया के देश करेंगे। भारत इसका प्रमुख हिस्सेदार हो सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ के मुताबिक निर्यातकों के पास ऑर्डर की कमी नहीं है। महंगाई से राहत, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। कोरोना के इस संकट काल में एक राहत भरी खबर यह है कि अप्रैल की खुदरा महंगाई दर में कमी आई है और मार्च के औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल की खुदरा महंगाई दर 4.29% रही है। यह आरबीआई की तरफ से तय दर के आसपास है और मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.52% थी। वहीं इस साल मार्च में औद्योगिक उत्पादन में 2020 के मुकाबले 22.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं और हकीकत आप खुद जानते होंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल पेज और इसमें पहला आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह ने, और आर्टिकल है कि आपदा को अवसर मानने वाली बिरादरी, यानी कि जो इस समय स्थिति चल रही है उसमें सरकार को घेरना इस बिरादरी का काम है। हालांकि इस बिरादरी को इस समय ये चाहिए था कि वो सरकार के साथ, जनता के साथ बराबर में खड़ी दिखे, ताकि इस महामारी में और इस संकट काल में भारत जिस तरीके से जूझ रहा है उसमें एक सहयोग की भावना हो। और सबसे पहले इस महामारी से निपटना भारत का काम है, उसके बाद आप अपनी राजनीति कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग को ये समझ में नहीं आता है, तभी लगातार इस पर राजनीति होती चली जा रही है। देश में इस समय बड़ा घमासान मचा हुआ है। मैं कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहा, मैं बंगाल में चुनाव के बाद सरकारी संरक्षण में हो रही राजनीतिक हिंसा की बात भी नहीं कर रहा हूँ। पिछले 7 साल में एक नया वर्ग बना है। इसे लेफ्ट लिबरल कहिए, गिद्धों का समूह कहिए, लुटियंस बिरादरी कहिए या फिर खान मार्केट गैंग कहिए, इन सबका डीएनए एक ही है। इन्हें कोरोना की गर्दन नहीं चाहिए। बंगाल में हत्या, दुष्कर्म, आगजनी जैसे वालों की गर्दन भी नहीं चाहिए। इन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन चाहिए। यह बिरादरी पहले भी थी और ज़्यादा ताकतवर थी। उनकी तकलीफ यहीं से शुरू होती है कि वह ताकत चली गई है। उन्हें लगता है कि मोदी की गर्दन एक बार हाथ में आ जाए तो फिर उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कौन करेगा। आज से पहले इस बिरादरी को रसद खान सत्ता में मिलती थी। मोदी ने इनकी सप्लाई लाइन काट दी थी। 7 साल से लगे हैं लेकिन जोड़ नहीं पा रहे हैं। कारण है कि उनकी ऊर्जा का जो पात्र था उससे ये 6 पात्र समझते थे। यानी कि आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जो ये गैंग है वो सिर्फ प्रधानमंत्री की आलोचना पे विश्वास करता है, चाहे कोई कार्य सही किया जा रहा हो, और अगर गलत किया जाता है तो उन्हें मौका ही मिल जाता है। जैसे इस समय वो पूरी तरीके से कोरोना काल में प्रधानमंत्री को विफल मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से पहले कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लगाया गया था, अर्थव्यवस्था उतनी नहीं गिरी थी, उसी प्रकार से जो दूसरा कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसमें भी लॉकडाउन लगाना चाहिए और इसमें अर्थव्यवस्था उतनी भी नहीं गिरेगी जितना अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कल विपक्ष ने जो एक मीटिंग करी थी उसमें 12 ऐसे बिंदु सरकार के सामने पेश किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि आप इन बिंदुओं पर कार्य करिए, जिसमें एक बिंदु है कि आप 5,000 रुपये महीना बेरोजगारों को दीजिए, लॉकडाउन लगाइए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाइए और दूसरे देशों से दवाइयों का निर्माण ज़्यादा करिए, वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दीजिए। मतलब इतनी ज़्यादा पॉइंट रखे गए हैं जो इस समय और इस परिस्थिति को देखते हुए मानने में काफ़ी दिक्कत होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। कोरोना आया तो उसकी पहली लहर में भारत का काम दुनिया के तमाम विकसित देशों से बेहतर रहा। पीपीई किट, वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर आयात करने वाला
देश कुछ ही महीने में निर्यात करने की स्थिति में आ गया। यह बात दुनिया के दूसरे उत्पादकों को कैसे पसंद आएगी? दूसरे उत्पादकों को ये बात जाहिर सी बात है कैसे पसंद आएगी कि भारत आत्मनिर्भर हो जाए। कोरोना की दूसरी लहर आएगी सबको पता था, पर सुनामी की तरह कुछ ही दिनों में ऐसी तबाही मचाएगी यह किसी को नहीं पता था। अब कोई भी ज्ञानी चाहे वो जो दावा करे, फरवरी में केंद्र ने राज्यों में 75 टीमें भेजी ताकि राज्य दूसरी लहर के लिए तैयारी करे। इससे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे और सलाह दोनों दी। टीकाकरण के लिए सबसे अच्छी नीति बनाई ताकि पहले इलाज और मरीजों की मदद सेवा करने वाले सुरक्षित रहें, फिर सबसे ज़्यादा खतरे में रहने वाले बुजुर्ग और फिर 45 साल से ऊपर वाले आबादी को इसमें कवर किया गया। इसके अलावा अन्य तमाम कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं, पर क्या याद रहा कि सिर्फ दो बातें, मोदी की चुनाव रैली और बाकी किसी नेता की नहीं। दूसरी, 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने की घोषणा के बाद वैक्सीन की कमी। जैसी कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, लुटेरों और मानवता के दुश्मनों को इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक बिरादरी को भी अवसर दिख रहा है मोदी को गिराने का। वे भूल जाते हैं कि अंधेरा कितना भी ताकत लगा ले वो उजाले को आने से नहीं रोक सकता। हालांकि काफ़ी एक तरफा आर्टिकल लग रहा है ये, नाराजगी भी हो सकती है, पर जरा सोचिए कि इस समय मनमोहन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते तो वो क्या करते। नेक्स्ट है संवेदनशीलता पर संक्रमण का साया, और ये आर्टिकल लिखा है शिक्षा एवं सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में कार्यरत जगमोहन सिंह राजपूत द्वारा। इस वर्ष फरवरी मार्च में भारत ने मान लिया था कि अब कोरोना नियंत्रण में है। प्रसन्नता का एक कारण यह भी था कि दुनिया के तमाम देशों में भारत में बने टीके दिए जा रहे थे। फिर अप्रैल मई में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिससे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। दूसरे देशों की सहायता करने के स्थान पर हमारी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विश्व के छोटे छोटे देशों से हमें मदद लेनी पड़ी। यह भारत जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए विश्व पटल पर सम्मान की स्थिति तो नहीं हो सकती। यह हमारे लिए कठिन समय है। आज अनेक प्रकार की आशंकाएं प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में आ चुकी हैं। किसी परिजन या परिचित को फोन करने के पहले या उनके फोन आने पर चिंता होने लगती है। लगभग हर परिवार में या उनके निकट के परिजनों में कहीं ना कहीं कोई कोरोना पीड़ित है या हो चुका है। ऐसा कोई परिवार या परिचित नहीं है जो वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य और व्यवस्था तंत्र की असफलता से दुखी ना हो। इससे जीवन का हर पक्ष प्रभावित हो रहा है। कष्ट के समय सबसे बड़ा सहारा तो अपनों के अपनत्व और भागीदारी से ही मिलता है। वह पारस्परिकता भी इस समय लॉकडाउन, पाबंदियां तथा दूरियां रखने के कारण बिखरी हैं। ये बात सही है कि इस समय अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है या फिर उसकी मृत्यु हो जा रही है तो सहानुभूति के लिए भी परिवार एकत्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डर इतना व्याप्त हो गया है कि कोरोना कहीं उन्हें खुद ना हो जाए। देश का एक बड़ा वर्ग केवल आलोचना एवं निंदा में ही है अपने कर्तव्य समझता है। जिस बड़े पैमाने पर लोग आज दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी का फायदा उठा रहे हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध कराने को काली कमाई का जरिया मानकर मानवीय संवेदना को कलंकित कर रहे हैं, वह भी कल्पनातीत है। दूसरी तरफ पूरे देश में अनेकों संस्थाएं और लोग इस समूह पीड़ितों को सहायता पहुंचाने में दिन रात एक कर रहे हैं, जिससे हताशा के इस दौर में भी पीड़ित लोगों को संबल मिलता है तथा अन्य का मनोबल बढ़ता है। भविष्य के प्रति आशा तथा विश्वास बना रहता है। जिस सीमा तक कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा संवेदनहीनता का फैलाव इस समय सारे देश में देखा जा रहा है, वह भारत की छवि को धूमिल कर रहा है। संक्रमितों की यकायक बड़ी संख्या से चरमराई व्यवस्था से अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन पर आक्रोश अस्वीकार्य है। हर सकारात्मक प्रयास को विफल करने में संलग्न स्वार्थी तत्व देश का और जान माल का अहित कर रहे हैं। मतलब इस आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि जैसे ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है या फिर रेमडेसिविर को 2 गुने 3 गुने दाम पर बेचा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीमीटर अमूमन 700 से 800 रुपये में मिल जाता था, वो अब 2500 रुपये या 3000 रुपये से नीचे नहीं मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कालाबाजारी जो इस समय एक अवसर के रूप में उभर के आई है, उस पर भी सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। लोगों को भी इस मानसिकता से दूर आना चाहिए, क्योंकि सभी इस समय परेशान हैं। इसी समय मानवता और मानव को बचाने की जिम्मेदारी लोगों पर या हम सब पर होनी चाहिए। टीकों की कमी, तीसरा आर्टिकल है हमारा। एक ऐसा समय जब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की सख्त जरूरत है, तब कोविड रोधी टीकों की कमी सामने आना
चिंताजनक है। पर्याप्त टीके उपलब्ध न होने के कारण कई राज्यों में टीकाकरण या तो धीमा पड़ गया है या फिर उन्हें अपने कुछ टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। यह स्थिति एक तरह से कोरोना से जंग में सबसे भरोसेमंद हथियार के कमजोर पड़ जाने जैसी है। केंद्र सरकार को टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस क्रम में लीक से हटकर तौर तरीके भी अपनाने चाहिए। भारत को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन जल्द ही टीका उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कानून में रियायत देने की पहल करेगा। इस पहल को अंजाम तक पहुंचाने में लंबा समय लग सकता है। कम से कम भारत अधिक समय का इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका सिर उठाए हुए है। केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्यों को वांछित संख्या में टीके कब उपलब्ध होंगे। यदि वह अपने स्तर पर टीके उपलब्ध करा पाने में समर्थ नहीं है तो फिर उसे सभी राज्य सरकारों को विदेश से टीके खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो ये आज का यानी 13 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।